वेलकम टू एग्जाम सहपाठी। आज के इस सीटेट के पेपर सेकंड का हमारा जो सिलेबस है सोशल स्टडीज़ का, इसमें हम लोग पॉलिटिकल साइंस का अगला टॉपिक कर रहे हैं जो कि हमारा है संविधान, द कॉन्स्टिट्यूशन। इसके पिछले आप 8 वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल में प्लेलिस्ट में जा कर के चेक कर सकते हैं। ठीक है, प्लेलिस्ट हमने बना दी है। तो आइए इसे स्टार्ट करते हैं और देखते हैं इससे महत्वपूर्ण तथ्यों को। आप सब जानते हैं कि इसमें क्वेश्चंस आपके किस तरह से पूछे जाते हैं, सेंटेंस के फॉर्म में, तो इसके लिए आपको थ्योरी पढ़ना ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसे स्टार्ट करते हैं हम लोग। हर समाज के क्या होते हैं, तो कुछ मूलभूत नियम होते हैं जिसके जो आपके कॉन्स्टिट्यूटिव रूल्स हैं। ठीक है, तो कुछ मूलभूत नियम हर समाज में होते हैं और ये जो नियम होते हैं इनसे समाज का स्वरूप तय होता है कि किस तरह का आपका समाज बनेगा। और अलग अलग समाजों के बीच में फ़र्क पता चलता है, जैसे कि किसी देश दूसरे देश के अलग नियम हैं और एक दूसरे देश में अलग नियम है। ठीक है ना, तो अलग अलग समाजों के बीच में आप लोग अंतर कर सकते हो इन मूलभूत नियमों से। बड़े समाजों में कई अलग अलग समुदाय एक साथ रहते हैं। जैसे भारत एक बड़ा समुदाय है, जैसे भारत जो है एक बड़ा समाज है। ठीक है, तो इसमें आप देखते हो कि अलग अलग समुदाय के लोग एक साथ रह रहे हैं। वहाँ नियमों को आम सहमति के जरिए तय किया जाता है, यानी कि अलग अलग जो समुदाय हैं वो सभी उस नियम को मानेंगे जो वो नियम वहाँ पे बनाया गया है, तभी वो जो है आगे चल सकता है। ठीक है, आधुनिक देशों में यह सहमति क्या होती है कि लिखित रूप में पाई जाती है। तो आधुनिक देशों में जो ये सहमति यानी कि जो अलग अलग समुदाय रह रहे हैं वो नियमों को आम सहमति के जरिए तय करते हैं। ठीक है, और यह सहमति जो है एक लिखित रूप में पाई जाती है। और जिस दस्तावेज में हमें ये नियम मिलते हैं उन्हें जो है संविधान कहा जाता है। ठीक है, यानी कि हम कह सकते हैं कि संविधान जो है वो लिखित नियमों की एक ऐसी किताब है जिसमें जो है आपके ये नियम लिखे गए हैं। ऐसी किताब आप कह सकते हो जिसमें लिखित नियम है ये, जिसे किसी देश में रहने वाले लोग सामूहिक रूप से मानते हैं। ठीक है ना, तो ऐसे जो नियम लिखे गए हैं उसमें ये जो लोग रह रहे हैं अलग अलग समुदाय के, इसको जो है सामूहिक रूप से ये उस कानूनों को, उस जो है जो नियम लिखे गए उन्हें मान रहे हैं। और ये जो संविधान होता है ये आपका क्या है, तो ये है आपका सर्वोच्च कानून। ठीक, तो ये आपको समझ में आ गया कि संविधान क्या है, लिखित नियमों की एक किताब जिसे जो है उस देश में रहने वाले लोग सामूहिक रूप से मानते हैं। और जो भी हमारे देश का संविधान है ये हमारे देश का सर्वोच्च कानून कहलाता है। ठीक है, तो संविधान के बारे में एक सिंपल जो है आपका समझ बन गई होगी। किसी देश को संविधान की ज़रूरत क्यों पड़ती है? आज दुनिया के जो ज़्यादातर देश हैं उनके पास अपना संविधान है। ठीक है, अधिकतर देशों के पास अपना संविधान है। आमतौर पर जो सभी लोकतांत्रिक देश हैं इनके बारे में ये उम्मीद की जा सकती है कि इनके पास संविधान तो ज़रूर होगा। ठीक है ना, यानी कि जो जितने भी आपके लोकतंत्र वाले देश हैं इनके पास ये उम्मीद की जाती है कि संविधान तो होगा ही। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि जिन देशों के पास अपने संविधान होते हैं वो सभी लोकतांत्रिक देश ही होंगे। ठीक, तो कुछ ऐसे भी देश हैं जो लोकतांत्रिक नहीं है लेकिन उसके बावजूद भी उनके पास संविधान है। ओके, संविधान कई उद्देश्यों की पूर्ति करता है। पहला क्या है, यह दस्तावेज उन आदर्शों को सूत्रबद्ध करता है जिनके आधार पर नागरिक अपने देश को अपनी इच्छा और अपने सपनों के अनुसार रच सकते हैं। ठीक है, तो यानी कि संविधान जो है, यह दस्तावेज का मतलब संविधान ऐसे आदर्शों को सूत्रबद्ध करता है, ऐसे आदर्शों को जो है अपने में समाहित किया हुआ है जिसके आधार पर जो देश के नागरिक हैं वो अपने देश की इच्छा और अपने सपनों के अनुसार जो है उसे रच सकते हैं कि हमारा देश किस तरह का होगा। ठीक है, यानी संविधान बताता है कि हमारे समाज का मूलभूत स्वरूप क्या होगा। ठीक है, तो संविधान क्या बताता है कि हमारे समाज का मूलभूत स्वरूप क्या होगा। संविधान का दूसरा मुख्य उद्देश्य होता है देश की राजनीतिक व्यवस्था को तय करना। ठीक है, किस तरह की राजनीतिक व्यवस्था हमारे देश में होगी। जैसे कि आपके देश में क्या है, संसदीय व्यवस्था है। ठीक, तो ये व्यवस्था जो है ये संविधान ने तय किया है, संविधान में इसके प्रावधान भी दिए गए हैं। अल्पसंख्यकों पर बहुसंख्यकों की निरंकुशता या दबदबे पर प्रतिबंध लगाना, यानी कि जो भी अल्पसंख्यक हैं उनके ऊपर अगर बहुसंख्यक जो है निरंकुशता कायम कर रहे हैं या फिर उन पर जो है दबदबा बना रहे हैं, ठीक है, तो उस पर प्रतिबंध लगाना भी संविधान का महत्वपूर्ण कार्य है। संविधान जो है बहुसंख्यकों को ऐसा करने से क्या करता है, रोकता है।
अब देखिए, यह दबदबा एक समुदाय द्वारा दूसरे समुदाय के ऊपर भी हो सकता है, जिसे जो है अंतर सामुदायिक या फिर इंटर कम्युनिटी वर्चस्व कहते हैं। तो याद रखना कि जब एक समुदाय के द्वारा दूसरे समुदाय पर कोई दबदबा है तो इसको क्या बोलेंगे? अंतर सामुदायिक वर्चस्व। लेकिन अगर एक ही समुदाय यानी कि सेम समुदाय है, जैसे कि आपका हिंदू समुदाय द्वारा मुस्लिम समुदाय पर अगर ये दबदबा है तो इसको अंतर सामुदायिक कहेंगे। लेकिन मुस्लिमों में भी आपके अलग अलग होते हैं, तो उसमें ही अगर वो मुस्लिम समुदाय है, एक समुदाय उसी के अपने ही अंदर जो है दूसरे जो लोग हैं उन पर जो है दबदबा बना रहे हैं, तो उसको अंतः सामुदायिक कहते हैं, यानी कि इंट्रा कम्युनिटी वर्चस्व। तो ये आप ये अंतर याद रखना, ठीक है? अंतः और अंतर में क्या अंतर है, ठीक है? अगला हम लोग देखते हैं, नेपाल के बारे में आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। नेपाल में संविधान। नेपाल में कुछ समय पहले तक क्या था कि वहाँ पे राजतंत्र था, ठीक है? राजा का शासन था वहाँ पर। 1990 में नेपाल का जो है जो संविधान बना था वो किस सिद्धांत पर आधारित था कि शासन की जो सर्वोच्च सत्ता होगी वो किसके पास होगी? राजा के पास रहेगी, ठीक है? अगर आपका राजतंत्र है तो शासन का जो सर्वोच्च सत्ता होगा तो राजा के पास ही होगा। लेकिन 2008 में क्या हुआ कि राजतंत्र को ख़त्म करने के बाद नेपाल अब क्या बन गया है? तो नेपाल अब लोकतंत्र बन गया है। तो आपसे पूछा गया है क्वेश्चन ये पहले भी कि नेपाल जो है ये लोकतंत्र कब बना है? तो नेपाल जो है लोकतंत्र बना है 2008 में। नेपाल के लोग लोकतंत्र के रास्ते पर चलना चाहते थे और इसके लिए उन्होंने 2015 में एक नया लोकतांत्रिक संविधान अपनाया, ठीक है ना? तो जो आपका नया लोकतांत्रिक संविधान बना नेपाल में वो कब बना? तो 2015 में। और 2008 में जो है वो नेपाल जो है राजतंत्र को ख़त्म करके लोकतंत्र बन गया था, ठीक है? अब देखते हैं भारतीय संविधान निर्माण के बारे में हमारे जो है पुस्तक में क्या दिया गया है। 1934 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो थी इसने संविधान सभा के गठन की मांग को पहली बार अपनी अधिकृत नीति में शामिल किया था, ठीक है ना? तो संविधान सभा बनाने की जो है बात पहले से उठ रही थी, लेकिन 1934 में जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने इसको अपनी अधिकृत नीति में शामिल किया कि हाँ, संविधान सभा बननी चाहिए। केवल भारतीयों को लेकर बनने वाली एक स्वतंत्र संविधान सभा की मांग, यह मांग दूसरे विश्व युद्ध के दौरान और तेज हो गई। यानी कि क्या था कि ये जो संविधान सभा बनेगी इसमें केवल भारतीय लोग शामिल होंगे, ठीक है ना? और ये जो मांग थी ये दूसरे विश्व युद्ध के दौरान और तेज हो गई। दूसरा विश्व युद्ध 1939 से लेकर 1945 तक चला था, ठीक है? तो उसके बाद जो है क्या हुआ कि दिसंबर 1946 में संविधान सभा का गठन किया गया। 1934 में इसने माना था कि हाँ, हम भी जो है एक संविधान सभा चाहते हैं। उसके बाद जो है 1946 में जाकर, दिसंबर 1946 में जाकर संविधान सभा का गठन किया गया। संविधान सभा में लगभग 300 सदस्य थे, ठीक है? लगभग 300 सदस्य थे। दिसंबर 1946 से लेकर के, यानी कि जब आपका संविधान सभा का गठन हुआ उसके बाद नवंबर 1949 तक, दिसंबर 1946 में गठन हुआ था, नवंबर 1949 में क्या हुआ था? आप जानते हैं कि 26 नवंबर 1949 को संविधान बनकर के तैयार हो गया था, ठीक है? तो नवंबर 1949 के बीच संविधान सभा ने स्वतंत्र भारत के लिए नए संविधान का एक प्रारूप तैयार किया, ठीक? तो वहाँ पे बहुत सारी चर्चाएं हुई, बहस हुई। उसके बाद जो है एक नया संविधान का प्रारूप तैयार किया गया और 26 नवंबर 1949 को ये संविधान बनकर के तैयार हो गया था। 24 जनवरी 1950 को क्या हुआ कि संविधान सभा के विभिन्न सदस्यों ने संविधान सभा की आखिरी बैठक में संविधान के एक प्रति पर हस्ताक्षर किए। तो इसमें याद रखने वाली बात यह है कि संविधान सभा की आखिरी बैठक कब हुई थी? तो संविधान सभा की जो आखिरी बैठक हुई थी वो हुई थी आपके 24 जनवरी 1950 को, जिसमें इन सदस्यों ने, अलग अलग सदस्यों ने संविधान की एक प्रति थी, यानी कि एक जो है पुस्तक समझ लो, ठीक है? उस पर सब लोगों ने हस्ताक्षर किए। 26 जनवरी 1950 को ये संविधान क्या किया गया था? तो लागू कर दिया गया था, ठीक? तो 26 नवंबर को बनके तैयार हुआ था और 26 जनवरी को ये लागू कर दिया गया था। संविधान सभा ने देश को एक ऐसा दस्तावेज तैयार किया जिसमें राष्ट्रीय एकता को बनाए रखते हुए विविधता के प्रति गहरा सम्मान दिखाई देता है। विविधता का मतलब है कि देश में अलग अलग समुदाय के लोग रह रहे हैं, अलग अलग संस्कृतियों के लोग रह रहे हैं, ठीक है ना? वो सब एक दूसरे के साथ रहते हैं, तो किस तरह से वो एकता के सूत्र में बंधे रहे, राष्ट्रीय एकता, यानी कि सब लोग भारत को ही अपना
जो है सब लोग खुद को भारतीय माने, ठीक है ना। तो एक एकता बनाए रखते हुए विविधता को जो है सम्मान दिया गया इस संविधान में। ओके, जो आपके बाबा साहब भीमराव अंबेडकर हैं, इनको क्या कहा जाता है? तो इनको कहा जाता है भारतीय संविधान का जनक। ये भी क्वेश्चन आपसे कई बार पूछा गया, भारतीय संविधान का जनक कौन है? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, आप सबको पहले से पता होगा। इसके अलावा कुछ और महत्वपूर्ण व्यक्तित्व के बारे में हमारे पुस्तक में दिया गया है, इसे भी हमें जानना जरूरी है। जवाहरलाल नेहरू जो है ये हमारे प्रधानमंत्री बने थे, लेकिन जो ये संविधान सभा बनी थी इसके अध्यक्ष कौन थे? तो इसके अध्यक्ष थे हमारे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संविधान सभा के अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। श्री जयराम दास दौलत राम कौन थे? तो ये थे हमारे खाद्य एवं कृषि मंत्री। ठीक है, ये अगर आप इम्पोर्टेंट नहीं समझ रहे होंगे तो आपको समझना पड़ेगा, क्योंकि जो है एनसीईआरटी की पुस्तक में जो भी नाम दिए हैं वो आपसे सीटेट के एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं, तो आपको ये भी ध्यान रखना है। श्री जयराम दास दौलत राम क्या थे? खाद्य और कृषि मंत्री। राजकुमारी अमृत कौर ये स्वास्थ्य मंत्री थी। डॉक्टर जान मथाई का नाम आपने सुना होगा, ये थे आपके वित्त मंत्री। और सरदार वल्लभ भाई पटेल क्या बनाए गए थे? स्वतंत्रता के बाद जो आपके हुए थे चुनाव, उसमें आपके उप प्रधानमंत्री थे हमारे जो वल्लभ भाई पटेल। ओके, इसके अलावा हमारे जगजीवन राम क्या थे? तो जगजीवन राम थे हमारे श्रम मंत्री। ठीक है, श्री जगजीवन राम क्या थे? श्रम मंत्री। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, एक दो बार आप देखेंगे तो जो नाम नए लग रहे हैं आपको याद हो जाएंगे। अब हमारी पुस्तक में दिया गया है राज्य का क्या अर्थ होता है। ठीक है ना, तो राज्य का अर्थ हमें जानना ज़रूरी है। राज्य का आपका व्यापक अर्थ होता है। जब हम राज्य शब्द का इस्तेमाल करते हैं तो इसका मतलब राज्य सरकार से नहीं होता। ठीक है, राज्य का मतलब राज्य सरकार नहीं होता है, ये आपको ध्यान देना है। ठीक है, हम राज्य को सरकार से जो आपका भिन्न अर्थ में लेते हैं। ठीक है, यानी कि राज्य अलग है, सरकार अलग है। जो सरकार है वो राज्य के अंदर होती है। ठीक, अब देखते हैं सरकार की जिम्मेदारी क्या होती है। सरकार की जिम्मेदारी है कानून बनाना और कानून को लागू करना, लेकिन चुनावों के जरिए जो आपकी सरकार है ये बदल सकती है। ठीक है ना, राज्य को आप नहीं बदल सकते। राज्य क्या है? राज्य एक ऐसी राजनीतिक संस्था होती है जो निश्चित भूभाग में रहने वाले संप्रभु लोगों का प्रतिनिधित्व करती है। तो जैसे अगर राज्य की बात की जा रही, तो राज्य का मतलब ये भी नहीं है कि आपका राजस्थान राज्य हो गया, ठीक है, उत्तर प्रदेश राज्य हो गया, मध्य प्रदेश राज्य हो गया, मणिपुर राज्य हो गया। नहीं, राज्य का जो यहाँ पे अर्थ है ये हमारे भारत देश से संबंधित है। भारतीय राज्य, नेपाल जैसे एक देश है तो वो नेपाली राज्य। ठीक है ना, तो इसको जो है राज्य का मतलब यहाँ पे स्टेट जो होता है इससे संबंधित है, आपके देश से संबंधित है। ठीक है ना, राज्य शब्द का उपयोग जो यहाँ पे किया गया है। ठीक, तो ये आपको ध्यान रखना है। सबसे पहली बात, भारतीय राज्य क्या है? एक लोकतांत्रिक सरकार है। जो हमारी भारतीय राज्य है ये क्या है? एक लोकतांत्रिक सरकार है। और जो सरकार होती है ये राज्य का हिस्सा होती है। ठीक, सरकार जो इसको आप कार्यपालिका बोलते हो, ठीक, ये क्या होती है? तो ये आपके राज्य का एक हिस्सा होती है। भारत क्या है? भारत एक राज्य है। ठीक है, भारत एक स्टेट है। अमेरिका यूएसए क्या है? यूएसए एक स्टेट आप बोल सकते हो। ठीक, अगला हमारा है राज्य का मतलब सरकार से कहीं ज़्यादा व्यापक होता है। ठीक, क्यों सरकार से व्यापक है? क्योंकि आपने देखा कि सरकार क्या थी? सरकार तो राज्य का ही हिस्सा है, तो राज्य का मतलब आपका व्यापक हो गया। उसे सरकार के स्थान पर इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। ओके, अब यहाँ पे आपका राज्य के अंतर्गत 4 तत्व होते हैं, तो इन 4 तत्वों के बारे में भी आपको जानना है। राज्य का एक इम्पॉर्टेंट तत्व होता है जनसंख्या, यानी कि राज्य तो तभी बनेगा जब जो है उसका एक निश्चित भूभाग होगा। जैसे ये भूभाग हो गया कि इतना आपका एक राज्य है, उसके अंदर क्या रहती है? एक जनसंख्या रहती है। ठीक है ना, कुछ लोग रहते हैं, उसमें क्या होती है? राज्य के अंतर्गत ही होता है आपका सरकार। ठीक है, तो यहाँ पे एक सरकार बनाई जाएगी। और राज्य कैसा होना चाहिए? राज्य होना चाहिए संप्रभु। संप्रभु का मतलब है कि राज्य जो है ये अपने फैसले खुद लेगा। ठीक है ना, जैसे भारत है वो अपने फैसले खुद लेगा, अपने आंतरिक मामलों में किसी दूसरे राज्य का दखल बर्दाश्त नहीं करेगा कि चीन हमको सलाह नहीं दे सकता, अमेरिका हमको सलाह नहीं दे सकता कि हमें क्या करना चाहिए।
ठीक है ना। ये हमारा भारत राज्य है, ये जो है अपने फैसले खुद करेगा, यही क्या है, संप्रभुता है। ओके, तो ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई। अब देखते हैं भारतीय संविधान के हमारे लक्षण दिए गए हैं, क्या क्या लक्षण है हमारे संविधान में। ओके, संघवाद पहला है। संघवाद फेडरलिज्म, इसका मतलब क्या है, तो इसका मतलब है कि देश में एक से ज़्यादा स्तर की सरकारों का होना। हमने पिछले चैप्टर्स में पढ़ लिया है कि हमारे जो सरकार होते हैं वो केंद्र स्तर पे होते हैं, राज्य स्तर पे होते हैं, इसके अलावा स्थानीय स्तर पर क्या होती है, पंचायती राज व्यवस्था। ठीक है, पंचायती राज व्यवस्था आपके स्थानीय स्तर पर होती है। ठीक है, केंद्र स्तर, राज्य स्तर और आपका स्थानीय स्तर जो होता है पंचायती राज व्यवस्था। तो अगर आपके देश में एक से ज़्यादा स्तर की सरकारें हैं तो आप कह सकते हो कि यहाँ पर क्या है, संघवाद है। ठीक है, भारत की सभी, और ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, जब ये क्वेश्चन मैं पहले भी करा चुका हूँ, चैप्टर जो हमारा दूसरा वाला चैप्टर था या तीसरा चैप्टर था उसमें मैंने किया था। भारत के सभी राज्यों को कुछ मुद्दों पर फैसले लेने का स्वायत्त अधिकार है। स्वायत्त अधिकार मतलब कि कोई भी फैसला है उस पर जो है ये स्वतंत्र रूप से अधिकार ले सकती है, स्वतंत्र रूप से ये फैसले ले सकती है। ठीक है, स्वतंत्र अधिकार है इसे, कोई भी मुद्दा हो। और कोई भी मुद्दा मतलब सभी राज्यों को, भारत के जितने भी राज्य हैं, भारत के अंतर्गत जो भी हमारे राजस्थान है, उत्तर प्रदेश है, ये सब कुछ मुद्दों पर फैसले लेने का या इनको स्वायत्त अधिकार है, ये अपने फैसले स्वतंत्र रूप से ले सकते हैं। लेकिन अगर राष्ट्रीय महत्व के सवाल आ जाते हैं, यानी कि पूरे देश की बात आ जाती है, तो जो है राज्यों को केंद्र सरकार द्वारा बनाए गए कानूनों को मानना पड़ेगा। ठीक है, यानी कि अपने अंदर जो है ये अलग अलग जो राज्य हैं वो अपने अंदर जो है कुछ मुद्दों पर फैसले ले सकते हैं, लेकिन अगर राष्ट्रीय महत्व की बात है तो केंद्र सरकार जो फैसला लेगी, केंद्र सरकार जो कानून बनाएगी, उन्हीं को सभी राज्य मानेंगे। ठीक है, संघवाद के अंतर्गत राज्य केवल केंद्रीय सरकार के प्रतिनिधि नहीं होते, उन्हें भी संविधान से ही अपनी ताकत और अधिकार मिलते हैं। इसका मतलब क्या है, अगर ये संघवाद है हमारे यहाँ, तो जो हमारे राज्य हैं, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, जो भी ये राज्य हैं, ये केंद्रीय सरकार के केवल प्रतिनिधि नहीं होते हैं, इनको संविधान ने खुद एक ताकत दी है कि आप क्या कर सकते हो। ठीक है, इनको भी अधिकार मिले हैं, संविधान में इनके भी अधिकारों का वर्णन किया गया है जो अलग अलग हमारे राज्य होते हैं। तो हमें समझ में आ रहा है कि आपको समझ में आया संघवाद क्या है। अब देखते हैं संसदीय शासन पद्धति। सरकार के सभी स्तरों पर प्रतिनिधियों का चुनाव लोग खुद करते हैं। तो प्रतिनिधियों का चुनाव हम लोगों ने पिछले एग्जाम्स में मतलब पिछले चैप्टर्स में पढ़ लिया है, प्रतिनिधि कौन होता है, उनको कैसे चुनते हैं। ठीक है, विधायकों के बारे में हमने पढ़ा था। भारत का संविधान अपने सभी वयस्क नागरिकों को वोट डालने का अधिकार देता है, और इसी को क्या कहा जाता है, इसी को कहा जाता है सार्वभौमिक मताधिकार। ठीक है, सभी वयस्क नागरिक जो हमारे 18 साल से ऊपर हैं वो सब वोट डाल सकते हैं। ठीक है, और अपने प्रतिनिधि चुन सकते हैं। सार्वभौमिक मताधिकार का मतलब क्या होता है, ये भी आपसे पूछा गया है। अपने प्रतिनिधियों के चुनाव में देश के सभी लोगों की सीधी भूमिका होती है। इसके अलावा हर व्यक्ति खुद चुनाव लड़ भी सकता है। ठीक है, सार्वभौमिक मताधिकार, आप जो है वोट डालने का भी अधिकार है, आप अपने प्रतिनिधियों को चुन सकते हो। इसके अलावा आप खुद भी चुनाव लड़ सकते हो, चाहे उसकी सामाजिक पृष्ठभूमि कैसी भी क्यों ना हो। ठीक है, अगर आपको कोई पार्टी टिकट नहीं देती है तो आप निर्दलीय जो है लड़ सकते हो, आप निर्दलीय बिना किसी दल के, ठीक है ना, दल के लड़ो, बिना किसी दल के लड़ सकते हो आप। ये प्रतिनिधि जनता के प्रति जवाबदेह होते हैं। जो भी हमारे प्रतिनिधि हैं जिन्हें हम लोग चुनते हैं, ठीक है, वो हमारे संसद में जाते हैं, हमारे विधानसभाओं में जाते हैं, वो किसके प्रति जवाबदेह होंगे, तो जनता के प्रति, क्योंकि जनता ने ही इन प्रतिनिधियों को चुन करके इन जगहों पर भेजा है। ओके, अगला हमारा है शक्तियों का बंटवारा। संविधान के अनुसार सरकार के 3 अंग हैं, ये सरकार के तीनों अंग आपको पता होने चाहिए। सरकार के 3 अंग, ये भी आपसे हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है कि सरकार के 3 अंग कौन कौन से हैं। विधायिका के बारे में भी हम लोगों ने पिछले चैप्टर्स में पढ़े हुए हैं। कार्यपालिका को भी हमने समझा है क्या होता है, विधायिका हमारे कानून बनाती है, कार्यपालिका उसको लागू करता है। और अगला हमारा है न्यायपालिका। ठीक है, तो विधायिका में हमारे निर्वाचित प्रतिनिधि होते हैं, जो भी हम लोग चुन के भेजते हैं, निर्वाचित प्रतिनिधि, विधायक हो गए, सांसद हो गए, ये सब विधायिका के पार्ट हैं।
जो क्या करते हैं, तो ये कानूनों का निर्माण करते हैं। ठीक है, कानून बनाएंगे ये लोग हमारे लिए। कार्यपालिका ऐसे लोगों का समूह है जो कानूनों को लागू करने और शासन चलाने का काम देखते हैं। ठीक है ना, शासन चलाने का काम कौन देखता है भाई? हमारे राज्यों में मुख्यमंत्री होते हैं। ठीक है, और उसके अलावा भी, मुख्यमंत्री के अलावा भी तो कई सारे मंत्री होते हैं, तो शासन चलाने का काम तो ये लोग देखते हैं। तो ये सभी क्या हो गए, और हमारे जो और भी लोग होते हैं ये सभी आपके कार्यपालिका हो गए। न्यायालयों की व्यवस्था को न्यायपालिका कहा जाता है। ठीक है, तो न्यायालय हमारे होते हैं, ये आपके न्यायपालिका है। अगला चैप्टर हमारा शायद न्यायपालिका ही है, उसमें हम लोग इसको डिटेल से देखेंगे। शक्तियों के इस बंटवारे के आधार पर प्रत्येक अंग दूसरे पर अंकुश रखता है। ये जो आपका बंटवारा किया गया है विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका में, ये क्या करता है, जो भी आपका विधायिका है ये कार्यपालिका के कार्यों में हस्तक्षेप नहीं करेगी और उस पर अंकुश रखती है कि ये कुछ गलत ना करे। ठीक है, इस तरह तीनों के बीच में क्या बना रहता है, सत्ता का संतुलन बना रहता है। ठीक है ना, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका सबके कार्य अलग अलग हैं, तो इसी वजह से इन सबके बीच में संतुलन बना रहता है। अगला हमारा मौलिक अधिकारों के बारे में बताया गया है। बहुत डिटेल से नहीं पढ़ना है, डिटेल से अगर आपको पढ़ना होगा तो मौलिक अधिकार का एक वीडियो हमारे चैनल पे पड़ा हुआ है, आप देख लेना। उसमें कायदे से डिटेल से जो है एक एक जो है मौलिक अधिकारों के बारे में अलग अलग वीडियो बनाई गई है। मौलिक अधिकारों वाला खंड भारतीय संविधान की अंतरात्मा भी कहलाता है। ठीक है, तो आपके NCERT में ये लिखा हुआ है, तो आपको ध्यान देना है कि पूछा जा सकता है कि भारतीय संविधान की अंतरात्मा किसको कहा गया, तो आपको बताना है मौलिक अधिकार को। ठीक है ना, ये आपके NCERT में सीधा सीधा सेंटेंस लिखा है, तो आपको ध्यान रखना है। मौलिक अधिकार देश के सभी नागरिकों को राज्य की सत्ता के मनमाने और निरंकुश इस्तेमाल से बचाते हैं। यानी कि जो हमारे नागरिक हैं इनके ऊपर कोई भी राज्य सरकार क्या करे, अपने सत्ता का दुरुपयोग ना करे। ठीक है ना, यानी कि इनके किसी अधिकार को, नागरिकों के किसी अधिकार को ख़त्म नहीं कर सकते हो। ठीक है, इनको अधिकार दिए गए हैं मौलिक अधिकार की, ये हमारे मौलिक अधिकार हैं। इस तरह संविधान व्यक्तियों के अधिकारों की क्या करता है, रक्षा करता है। ठीक है ना, तो संविधान जो हमारा है वो हमारे अधिकारों की भी रक्षा करता है, हमें उसने मौलिक अधिकार दिए हैं। अब भारतीय संविधान में जो मौलिक अधिकार उल्लिखित हैं, पहला हमारा है समानता का अधिकार, या फिर इसी को आप लोग बोलते हो समता का अधिकार। कानून की नज़र में क्या है, सभी लोग समान हैं। देश का जो कानून है ये सभी लोगों को बराबर सुरक्षा प्रदान करता है। इसमें जो है धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान या मूल वंश, जिसको आप रेस बोलते हो, यानी कि जो आपके नॉर्थ ईस्ट के लोग हैं जिनको आप लोग चिंकी चिंकी बोला करते हो, चाइनीज़ बोला करते हो, ये सब के आधार पर आप उनके साथ भेदभाव नहीं कर सकते, आपको नहीं करना चाहिए, ऐसा संविधान में लिखा हुआ है। ठीक है ना, सबको समानता का अधिकार है। और कानून की नज़र में भी क्या है, सारे लोग समान हैं। ठीक है ना, कोई भी जो है कानून से बच नहीं सकता। स्वतंत्रता का अधिकार क्या दिया गया है, स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत अभिव्यक्ति और भाषण की स्वतंत्रता, आप कुछ भी चीज़ें जो है अपनी विचार को अभिव्यक्त कर सकते हैं। सभा या संगठन आप बना सकते हो। ठीक है, अलग अलग रेल यूनियंस बने हैं, आप देखते हो रेलवे में यूनियंस बने हुए हैं, मजदूरों के यूनियन बनते हैं। देश के किसी भी भाग में आने जाने और रहने तथा कोई भी व्यवसाय, पेशा या कारोबार करने का भी अधिकार शामिल है। ठीक है ना, आप देश के किसी भी भाग में आ जा सकते हो, वहाँ पे आप रह सकते हो, व्यवसाय कर सकते हो, कोई भी बिजनेस कर सकते हो। ठीक है, तो ये करने का अधिकार आपको दिया गया है स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत। यहाँ पे डिटेल में आपको दिया भी नहीं गया, आपको डिटेल में इतना पूछा भी नहीं जाएगा। डिटेल में आपको अगर पढ़ना होगा तो आप हमारे चैनल पे वीडियोस पड़ी हैं, इन सब की अलग अलग वीडियोस पड़ी हैं, आप उसको देख लीजिएगा। संविधान में कहा गया है, ये आपका तीसरा है, शोषण के विरुद्ध अधिकार। कि मानव व्यापार का क्या मतलब है, यानी कि मानव की खरीद फरोख्त। ठीक है ना, आप जो है किसी मानव को खरीद नहीं सकते, उसको बेच नहीं सकते। जबरन श्रम, जिसको जो है आप बेगार बोलते हो, बेगारी आप किसी से नहीं करवा सकते, जबरन श्रम नहीं करवा सकते। और 14 वर्ष से जो कम उम्र के बच्चे हैं उनको मजदूरी पर रखने को भी अपराध जो है घोषित किया गया है। यह हमारा क्या है, शोषण के विरुद्ध अधिकार। अगला हमारा क्या है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। तो धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार क्या करता है, प्रत्येक व्यक्ति को अपनी इच्छा का धर्म अपनाने, उसका प्रचार प्रसार करने का अधिकार देता है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। ठीक है ना,
कोई भी व्यक्ति अपना जो है कोई भी धर्म को अपना सकता है अपनी इच्छा से और उसका प्रचार प्रसार भी कर सकता है। ठीक है, ये हमारा क्या था, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। पांचवा क्या है, तो पांचवा है हमारा सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार। संविधान में क्या कहा गया है, कहा गया है कि धार्मिक या भाषाई सभी अल्पसंख्यक, देखिए आपसे पूछा जाता है कि अल्पसंख्यक किस आधार पर निर्धारित किए जाते हैं, तो एक तो धर्म के आधार पर निर्धारित किए जाते हैं, दूसरे आपके भाषा के आधार पर निर्धारित किए जाते हैं। ठीक है ना, तो धर्म के आधार पर और भाषा के आधार पर अल्पसंख्यक जो है निर्धारित किए जाते हैं। तो ये भी जो आपके धार्मिक या फिर भाषाई अल्पसंख्यक हैं अपनी संस्कृति की रक्षा और विकास के लिए अपने अपने शैक्षणिक संस्थान खोल सकते हैं। यानी कि अगर आपका उत्तर प्रदेश है तो वहाँ पे कोई तेलुगु वाला बंदा तेलुगु का स्कूल खोलना चाहता है तो वो खोल सकता है। ठीक है ना, तो इसके लिए रोका नहीं जा सकता। संवैधानिक उपचारों का अधिकार। यदि किसी नागरिक को लगता है कि राज्य द्वारा उसके किसी मौलिक अधिकार का उल्लंघन हुआ है, यानी कि देखता है कि हमारे देश ने किसी मौलिक अधिकार का उल्लंघन किया हमारे, ठीक है, तो इस अधिकार का सहारा लेकर, यानी कि ये आपका संवैधानिक उपचारों का अधिकार जो दिया गया है इसके अंतर्गत जो है वो डायरेक्ट न्यायालय में जा सकता है कि हमारे अधिकारों का उल्लंघन हुआ है, हमें चाहिए न्याय। ठीक है, तो ये जो है कर सकता है, इसके लिए संवैधानिक उपचारों का अधिकार दिया गया है। अब देखते हैं कि संविधान में और जो तत्व हैं, ये एक आपका है नीति निर्देशक तत्व। ये क्या होता है, तो नीति निर्देशक तत्व जो है होते हैं जो इसमें संविधान सभा के सदस्यों ने नीति निर्देशक तत्वों को इसलिए जोड़ा था ताकि और ज़्यादा सामाजिक और आर्थिक सुधार लाए जा सके। ठीक है, तो सबसे पहली जो बात पूछी जाती है नीति निर्देशक तत्वों के बारे में, वो क्यों जोड़े गए थे, ताकि जो है सामाजिक और आर्थिक सुधार हो सके। ठीक है, समाज में और भी ज़्यादा सामाजिक और आर्थिक सुधार, कौन कौन से सुधार, सामाजिक सुधार और आर्थिक सुधार। ओके, यानी कि वे चाहते थे, वे कौन है, तो वे यानी कि संविधान सभा के जो सदस्य हैं, वे चाहते थे कि स्वतंत्र भारतीय राज्य जनता की गरीबी दूर करने वाले कानून और नीतियां बनाते हुए इन सिद्धांतों को मार्गदर्शक के रूप में हमेशा अपने सामने रखे। यानी कि जो नीति निर्देशक तत्व हैं इसमें जो है सरकार को निर्देश दिए गए हैं, सरकार को निर्देश दिए गए हैं कि आप लोग गरीबी को दूर करने के लिए कानून बनाओ। ठीक है ना, सबको समान बनाने के लिए कानून बनाओ। ठीक, तो अलग अलग तरीके के जो है आपकी नीतियाँ कैसे बनानी है इसका निर्देश दिया गया है सरकार को। ठीक है, उद्देश्य क्या है, सामाजिक और आर्थिक सुधार लाना। ओके, और इसके बारे में भी हमने पूरा डिटेल्ड वीडियो बनाया है नीति निर्देशक तत्वों से संबंधित, उसमें आप जाओगे तो उसमें ढेर सारे जो है नीति निर्देशक के चीज़ें आपको मिल जाएंगी। ठीक है, यहाँ पे आपको सीटेट के लिए इतना ही जानना है। अगला हमारा है धर्मनिरपेक्षता। धर्मनिरपेक्षता क्या होती है, यानी कि जिसको आप बोलते हो सेक्युलर, सेक्युलर आप बोलते हो, तो धर्मनिरपेक्ष यानी कि सेक्युलर राज्य वह होता है जिसमें राज्य अधिकृत रूप से किसी भी धर्म को राजकीय धर्म के रूप में बढ़ावा नहीं देता। ठीक है, यानी कि अगर भारत एक सेक्युलर राष्ट्र है तो इसका मतलब है कि भारत का कोई ऑफिशियल धर्म नहीं है। पाकिस्तान जो है एक सेक्युलर राज्य नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि वहाँ पर जो है इस्लाम को ऑफिशियल धर्म बनाया गया है कि इस्लाम, हम लोग क्या है, इस्लामिक कंट्री हैं। ठीक है ना, भारत को हिंदू कंट्री या फिर मुस्लिम कंट्री नहीं कहा जाता है, इसको कहा जाता है हम लोग धर्मनिरपेक्ष राज्य हैं। ठीक है, सेक्युलर कंट्री हैं। ओके, तो इसका मतलब यही है कि हम कोई भी जो है किसी भी धर्म को राजकीय धर्म के रूप में बढ़ावा नहीं देता है, और ये कई बार आपसे पूछा गया है धर्मनिरपेक्षता का मतलब, तो आपको ध्यान रखना है। धर्म को राज्य से अलग रखने की अवधारणा को धर्मनिरपेक्षता कहा जाता है। यानी कि धर्म और राज्य क्या हैं, अलग अलग हैं। ठीक है, ये हमारा धर्म अलग है, ये हमारा राज्य अलग है, राज्य को धर्म में नहीं मिला सकते। ठीक है, राज्य जो है ये नहीं कह सकता कि हमारा ऑफिशियल धर्म ये है, तो आप सेक्युलर नहीं रह जाओगे अगर ऐसा कहोगे तो। संविधान के अनुसार कोई भी एक धार्मिक समुदाय किसी दूसरे धार्मिक समुदाय को न दबाए।
ठीक है, यानी कि कोई भी अगर आपका बहुसंख्यक धार्मिक समुदाय है तो अल्पसंख्यक धार्मिक समुदाय या फिर कोई भी दूसरा धार्मिक समुदाय है तो उसको आप दबाओ नहीं, संविधान में इसका वर्णन किया गया। देखिए, अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा हो तो आप इसको अपने उन दोस्तों तक ज़रूर शेयर कर दिया कीजिए जो आपके सीटेट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं सोशल साइंस की। ओके, वीडियो को आप लाइक कर सकते हो अगर आपको पसंद आ रहा हो, और इस पर कुछ ना कुछ आप लोग कमेंट कर दिया करो ताकि मुझको भी पता चले कि आप लोग वीडियो देख रहे हो यहाँ तक। ओके, कुछ लोग अपने ही धर्म को अन्य सदस्यों को न दबाएं, अपने ही धर्म के अन्य सदस्यों को। अभी आपको स्टार्टिंग में ही बताया गया था कि कभी कभी क्या होता है कि एक समुदाय अपने ही अंदर दूसरे जो है अपने ही समुदाय के लोगों को क्या करता है, दबाता है। तो अगर एक समुदाय अपने ही सब लोगों को दबा रहा है तो उसको आपने पढ़ा था क्या, अंतः, ठीक है ना। और एक धार्मिक समुदाय दूसरे को दबा रहता है तो उसको अंतर, ठीक है, ऐसा था ना। तो इसका ये वाली चीज़ आप याद रखना। इंग्लिश में ये था क्या, इंटर था, ये था इंट्रा। ओके, राज्य न तो किसी खास धर्म को थोपेगा और न ही किस लोगों की धार्मिक स्वतंत्रता छीनेगा। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार तो अभी आपने देखा था, ऊपर था ना, जो है मौलिक अधिकारों में, ठीक। तो किसी की भी धार्मिक स्वतंत्रता नहीं छीनेगा, ना ही किसी के ऊपर कोई खास धर्म थोपेगा कि आज से तुमको ये वाला धर्म मानना है, ठीक है। ऐसा संविधान में वर्णित किया गया है। अगला हमारा है, सभी धर्मों की भावनाओं का सम्मान करने और धार्मिक क्रियाकलापों में हस्तक्षेप न करने के लिए राज्य कुछ खास धार्मिक समुदायों को विशेष छूट देता है। मतलब क्या है कि सभी धर्म की जो भावनाएं हैं उनका सम्मान करता है राज्य, और जो धार्मिक क्रियाकलाप है उसमें हस्तक्षेप नहीं करता है, ठीक है। इसके लिए क्या करता है कि कुछ धार्मिक समुदायों को विशेष छूट देता है। जैसे कि हमारे सिख समुदाय के लोग हैं, वो उनको पगड़ी पहनने की छूट है, पगड़ी पहनने की छूट है उनको, जो है उनका कटार रखने की छूट है, कटार जो छोटी सी तलवार की तरह होती है, ठीक है। ये लोग देखते हो आप लोग हेलमेट नहीं लगाते हैं, पगड़ी जो पहने रहते हैं, ठीक है ना। तो उनको ये छूट है, उनको पुलिस पकड़ेगी नहीं। तो ये जो है धर्म के आधार पर जो है कुछ उनके मामलों में हस्तक्षेप सरकार नहीं करती है। लेकिन कहीं कहीं क्या होता है कि यदि धर्म संबंधित क्रियाकलापों से किसी के मौलिक अधिकार का हनन होता है तो राज्य हस्तक्षेप भी कर सकता है। जैसे कि छुआछूत का उन्मूलन राज्य ने किया है, ठीक है, छुआछूत को हटा दिया है। अगर आप कहोगे कि नहीं हमारे धर्म में तो जो है छुआछूत माना जाता है, तो राज्य ने इसमें हस्तक्षेप किया है और छुआछूत को ख़त्म किया है। जो आपके मुस्लिम जो आपके समुदाय हैं उनमें जो है अगर महिलाओं को क्या करता है कि महिलाओं को संपत्ति का अधिकार नहीं है तो राज्य उसमें हस्तक्षेप कर सकता है, राज्य उसको जो है संपत्ति का अधिकार दे सकता है, ठीक है। तो कुछ मामलों में हस्तक्षेप नहीं भी करता है और कुछ मामलों में राज्य हस्तक्षेप कर सकता है। और कब हस्तक्षेप करेगा, जब किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकार का हनन होगा, ठीक है। जो भी मौलिक अधिकार दिए अगर उनका हनन हो रहा है तो राज्य हस्तक्षेप कर सकता है। ओके, तो ये जो है, और यहाँ पे छुआछूत उन्मूलन में क्यों हस्तक्षेप किया था, क्योंकि जो है समानता का अधिकार दिया गया कि सभी लोग समान हैं, ठीक है। इस वजह से हस्तक्षेप किया कि जब समानता का अधिकार है तो छुआछूत कैसे कर रहे हो आप लोग। तो ये हमारे इम्पोर्टेंट जो है पॉइंट्स थे। अगर आपको पसंद आया हो तो आप कमेंट ज़रूर कर दिया करो, अपने दोस्तों तक इसे शेयर ज़रूर कर दिया करो ताकि जो है उन तक भी बात पहुँचे और हमारा भी चैनल थोड़ा सा ग्रो हो सके। वीडियो को आप लाइक कर दिया कीजिए अगर आपको पसंद आ रहा हो। वीडियो अगर आप यहाँ तक देख रहे हो तो चैनल को आप सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा ताकि अगली वीडियोज़ भी आपको मिलती रहें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।